नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग वाइब्स विद निदा शेख एंड के अंदर आप सबको खुश आमदीद कहती हैं। और हर दफ़ा की तरह हम लोग एक नई वाइब्स के साथ आपके साथ हैं, और जो हमारे सेट पे गेस्ट मौजूद हैं उनकी भी वाइब्स हम आप तक पहुंचाएंगे। और फ़िलहाल तो हम के की वाइब्स जानते हैं। अस्सलाम सुबह वालेकुम। सुबह वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं के आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपकी चाय कहाँ है? मेरी चाय ये मौजूद है और मैं अभी बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। मैंने कहा पहले आप चाय पी लें, मैं ज़रा सा बाद में इसको उठाऊंगा। और क्योंकि मैं चाहता हूँ हमारे जो आज का वीडियो का सेगमेंट जो है, नहीं, हम सेगमेंट पे बाद में बात करेंगे। पहले आप मुझे ये बताइए कि इन्होंने मुझसे एक वादा किया था लास्ट वीक के अंदर आफ्टर शो कि ये मुझ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। और वो पता नहीं कब करेंगे। ये मेरे छोटा सा एक बिज़नेस था, उस बिज़नेस में पता नहीं कब ये इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट में वादा बिल्कुल करके करूँगा। भूल जाते हैं। ये भी बिल्कुल पाकिस्तान के उन सियासतदानों की तरह जो आवाम से हर साल 5 साल के बाद वादा करता है। देखिए, मैंने जो वादा किया था वो मैं पूरा कर रहा हूँ आज। जो सेगमेंट जो है ना इन्वेस्टमेंट का, मैं इन्वेस्टर साथ लेके बैठा हूँ। शाह सऊद साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है। ये सही बोल रहा है और ये भी कह रहा है कि भाई इन्वेस्ट करना है, तो आप बता रहे कौन सा बिजनेस शुरू करें। ये देखें, ऐसे लोग चाहिए होते हैं ना। आप जरा इनसे पहले इनका इंट्रोडक्शन पूछें कि ये क्या करते हैं। आप क्या हमारे नाजरीन को इनका प्रॉपर इंट्रोडक्शन बताएंगे, क्या करते हैं? शाह सऊद साहब जो हैं शाह सऊद साहब जो हैं वाइस प्रेसिडेंट हैं ऑल जितने होटल्स हैं रिजॉर्ट्स हैं कराची में उनके। और इनके अपने होटल्स भी हैं। आपने सेशल होटल का नाम सुना होगा, सेशल ग्रुप सेशल ऑफ- ग्रैंड, सीशल ग्रुप आपका होटल। सेशल ग्रुप ऑफ इनका होटल्स। जो है, इसके सीईओ हैं खुद भी। और इनके अपने होटल्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं। अभी माशाल्लाह से इनके एक हॉक्सबे में भी एक रिजॉर्ट बन रहा है। अभी एक न्यू होटल इनका बना है मिलेनियम के अपोजिट। सेशल की जो इनकी जितनी ब्रांचेस हैं वो सारी सेशल की जो हैं वो सऊद शाह की है। और शाह सऊद साहब जो हैं वो ऑनर भी हैं। थोड़ा सा खुद भी बताएंगे अपनी जर्नी के बारे में, क्योंकि हमारा जो हमारा आज का सेगमेंट जो है वो है इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल। कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, इनकी जर्नी क्या है, इनसे पूछते हैं। जी हमें बताएं ज़रा। तो मैं तो इसी कराची में माशाल्लाह ये सारा होटलिंग में मेरा बिजनेस है, सारा होटलिंग का। तो शुरू तो कम से किया था, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ढाई शोरूम है। आप थोड़ा नहीं, बहुत पीछे से आए। हमें हमारे पास क्योंकि टाइम है अच्छा खासा, तो हम हमारे नाजरीन को और हमें भी ये बताएं कि आपको ये शौक कब हुआ कि आपको होटलिंग में आना चाहिए? बेसिकली मैं ताल्लुक मर्दान से, अच्छा। केपी के मर्दान से, और मैं 2004 में कराची आया था। तो यहाँ पे मैंने रेंट कार का बिजनेस शुरू किया था अपना। तो वो गाड़ियाँ मैं दे रहा था होटलों को। तो जब होटलों को दे रहा था, फिर उस वक्त देखा कि बिजनेस जो है रेंट कार के तरह अच्छा नहीं है, जबकि होटलों का बिजनेस अच्छा था। अच्छा। तो इसी तरह मैं छोटे से सेटअप से और करते करते अभी माशाल्लाह ब्रांड बन गया मेरा, सीशल ग्रुप ऑफ होटल के नाम से। और अभी कराची में 5 स्टार 7 स्टार के बाद मेरा ही नंबर आता है, उसके बाद गेस्ट हाउस आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी है 7-8 ब्रांच हो गए कराची में। और अभी इंशाल्लाह इस्लामाबाद में, लाहौर में, सक्कर में भी खोलने का इरादा है। अच्छा। तो क्योंकि देखें, जब आप कोई भी बिज़नेस का शुरुआत करते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं, तो उस बीच में काफ़ी मसाइल पैदा होते हैं, हर्डल्स आती हैं। और आहिस्ता आहिस्ता करके ही फिर आप उस चीज़ को प्रॉपर सेट कर पाते हैं। तो आपके स्टार्ट में क्या ऐसी चीज़ें थी जो काफ़ी हर्डल बनी? बहुत ज़्यादा थी। अच्छा। एक तो जिस वक्त मैंने स्टार्ट किया था उस वक्त हालात कराची के बहुत ज़्यादा ख़राब थे, और उस वक्त काम करना बहुत ये मुश्किल था। आप किस दौर की बात कर रहे हैं? मैं 2006, 7, 8, अच्छा। 9 से शुरू करते, तो उस वक्त कराची के हालात हाँ, बहुत बहुत ज़्यादा। ज़्यादा। करते करते फिर बहुत मेहनत है, बहुत ज़्यादा मेहनत की, खुद ही मेहनत की उसके अंदर सारा करते करते बस अभी तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, आपने कितनी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया था? अगर मैं सच बोलूँ तो मैं 2 रूम से स्टार्ट किया था। 2 रूम के एक फ्लैट से स्टार्ट किया था। वो भी मैंने दोस्त का था, तो बाहर से ओवरसीज आ रहे थे, तो उनको रेंट पे दिया। तो ओवरसीज के लिए कि बाहर से आ रहे थे, तो उसके स्टार्ट किया। बस उसी 2 से स्टार्ट करके अभी माशाल्लाह 2.5 शोरूम है। मतलब एयरबीएनबी आपने 2006-7 में स्टार्ट कर दिया था? जी 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 जी। जो एयरबीएनबी आजकल हाँ, भी चल रहा है, जी जी बिल्कुल, जो हाँ, ट्रेंडिंग पे है, तो हम वो 2 रूम से स्टार्ट किया था? 2 रूम से स्टार्ट किया था। उसके बाद फिर आपकी फर्स्ट ब्रांच कौन सी थी? मेरा सीशल इन के नाम से, सीशल ब्लॉक 2 में, क्लिफ्टन पे। क्लिफ्टन पे। अच्छा। हाँ, उसके बाद सीशल फोर्ट हो गई, सीशल ग्रैंड हो गया, सीशल लेगेसी है, सीशल रिजॉर्ट बन रहा है, सीशल स्वीट्स के नाम से डिफेंस से मेरे बेंगलोर है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी माशाल्लाह बड़ा तो होटलिंग के अलावा और क्या करते हैं आप? बस यही बिजनेस है अभी होटलिंग का। अच्छा, फिलहाल जी यही। जी, और फिर पूरा कराची का जो है वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। अच्छा। उनके मसले मसाइल भी असल में हमने, ये लोग गेस्ट हाउस को गलत उससे समझ रहे थे तो हमने इस पर चांटी कर ली, जो अच्छे हैं उनको अलग कर दिए, अच्छा। जो बोले थे उसको बंद करा दिया। अच्छा, तो क्योंकि देखें जब होटलिंग की बात होती है तो जाहिर ही बात है जो कराची से या पाकिस्तान से बाहर से लोग आते हैं तो उन्हें कोई ना कोई ऐसे होटल्स की ज़रूरत ज़रूरत पड़ती पड़ती है, या आप भी कहीं पर जाते हैं तो उन्हें ज़रूरत पड़ती है। मगर अगर हालिया कुछ टाइम के अंदर अगर हम देखें, पिछला जो गुजरा हुआ हमारा टाइम था, तो उसके अंदर काफ़ी ऐसी चीज़ें हुई जैसे कि आपने कहा कि वो गलत यूज़ हो रही थी और अच्छे वो बुरे लोग। अच्छे बुरे और लोग वो सब मिक्स हो गए थे। तो ऐसे क्या इकदाम होने चाहिए जिसकी वजह से हम इस जो फील्ड को है वो हम सही दिखा सकते हैं कि नहीं, गेस्ट हाउस या होटल्स वगैरह अगर कोई जहाँ फैमिलियाँ जा खोलना सकती हैं। चाहे या जहाँ फैमिलियाँ इजीली जाना चाहें? असल में बदकिस्मती से कराची में होटलिंग बहुत कम है, होटल जो है बहुत कम है, जिस तरह लाहौर में बहुत ज़्यादा है। हाँ। तो जब इधर देखा तो वो हम मैं आया या दूसरे 2-3 दोस्त आए होटलिंग में, तो लोग इसको बहुत गलत समझ रहे थे गेस्ट हाउस के नाम से। फिर हमने सारे मिल के, जिस तरह नसरी है, गुलशन जमाल, बहुत सारे हमने मिल के एक यूनियन बनाई कि भाई हम जो इसमें गलत है हम उसको गलत साबित करेंगे कि भाई उसको वो करें। अच्छा। और जब अल्हम्दुलिल्लाह वो सारा सिस्टम बंद हो गया और प्रॉपर ये होटल लाई में आ गए, हर गेस्ट हाउस है या होटल है, तो पूरा प्रोफेशनल तरीके से चल रहे हैं। तो इतनी जाहिर बात है, इतनी बिजी स्केड्यूल होता होगा आपका, और इस सारे स्केड्यूल के अंदर खुद के लिए टाइम आप कैसे निकालते हैं? खुद के लिए तो हम जैसे पहले भी बिजी थे, आज तक उसी तरह बिजी है। अच्छा। और बस हमारा काम चलता रहता है अभी भी। तो अभी ये बिजनेस बहुत अच्छा हो गया कराची में। मैं अक्सर यार दोस्तों को बोलता हूँ कि इन्वेस्ट करना है तो इसी में करें। अच्छा, तो आपकी नज़र में बेहतरीन इन्वेस्टमेंट जो होती है वो तालीम होती है जी, या कोई बिजनेस होता है? नहीं, बेहतरीन तो तालीम ही होती है, उसके अच्छा। बाद बिजनेस होता है। तो अगर कोई ये बिजनेस ज्वाइन करना चाहे या आना चाहे होटलिंग फील्ड के लिए, तो उसको आप क्या कहना चाहेंगे? तो कराची में तो बहुत उस पे काम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया ना, जिस तरह 5 स्टार के बाद फिर नीचे यही आते हैं। अच्छा। जिस तरह लाहौर इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। इनके तो शायद बाकायदा कोई कोर्सेज वगैरह भी होते हैं ना? हाँ हाँ, इसके होटल मैनेजमेंट। हाँ, थोड़ा देखें हमारी आवाम जो है, क्योंकि उन्हें नहीं नॉलेज है, जी जी, तो उन्हें थोड़ा आप तफसीलन बताएं जो हमें देख रहे हैं नाजरीन। इसका पूरा होटल मैनेजमेंट का गवर्नमेंट ने एक इदारा बनाया हुआ है, अच्छा। और वहाँ से सारा सीखते भी है, बच्चे सीख भी रहे बहुत सारे। फिर उसको हम मतलब उधर से पढ़ाई करते हैं, फिर हम भी उसको कोर्स कराते हैं अपने होटलों में, होटल में सिखाते भी है, इंटर्नशिप पे आते हैं। इंटर्नशिप भी आते सारे। तो हो रहा है काम, उससे बहुत हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शाह साहब, मैं पूछना चाहूँगा कि देखें आपकी ऑल कराची जो ये यूनियन जो है, जी जी, उसमें कितने मेंबर्स हैं उसमें 100 से बहुत ज़्यादा है, मतलब अभी। जिनके अपने होटल जी, रिजॉर्ट्स अपने वगैरह जो होटल चीज़ें हैं, रिजॉर्ट्स, तो उसको भी आप मैनेज कर रहे हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उसके लिए आप टाइम कैसे निकालते हैं? तो बस उनको यूनियन में सिखा दे कि भी इसका इकट्ठे कराते हैं, बहुत सारे मसले मसाइल थे। जैसे कि मेरा कोई इशू होता है कि यार मेरी होटलिंग में ना बिजनेस नहीं आ रहा, जी जी जी, तो उसके लिए आप तो क्या उसको सजेस्ट करते हैं? नहीं, बिजनेस तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी 4-5 साल से कराची का बहुत अच्छा चल रहा है हमारा जो होटल का। और इसमें यही बता रहा हूँ ना, यूनियन का मतलब ये था कि जो गलत लोग थे उनको निकालना था, सही को जो है ना साथ देना था। अच्छा, देखिए मैं आपके पास आता हूँ, मेरा बजट जो है वो रूम का जो है 6 to 7,000 है। उसमें आप ऐसा करते हैं कि यार ये मेरे होटल में नहीं हो पाएगा एडजस्ट, जी जी, मैं निदा की होटल में भी sign कर इसी देता तरह हूँ। करते हैं होता है इस तरीके से? मतलब जी, उसी मतलब तरह आप एक दूसरे को हेल्प आउट भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। इन्वेस्टमेंट जो है देखें यही एक तरीके कार होता है। सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट आपकी जो है ना एजुकेशन है। बिल्कुल। सबसे पहले आप पढ़ें, जो पढ़ाई है ना, पढ़ाई से आपको बहुत कुछ मिलेगा। ये नहीं कि आपने पढ़ा नहीं, आप सोचते हैं कि यार मेरे पास पैसे आ गए, जैसे कि आज मैंने तुम्हें इन्वेस्टर दे दिया, तुम ये नहीं सोचना कि बस मैं पैसे लगा दूँ मैं कामयाब हो जाऊंगी। तो उसके लिए आपको सारी चीज़ों को फेस करना होता है। आप किस तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कौन लोग हैं आपके साथ, इतने अच्छे लोग हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं, उनकी यूनियन है कि यार इस एरिया के सराउंडिंग में इस तरीके के लोग आएंगे। अगर आपको बाहर के लोग टारगेट कर रहे हैं, जैसे कि एक्सपो के पास भी इनका एक होटल है, जी जी, अच्छा। जितने भी क्रिकेटर्स वगैरह आते हैं, तो मुझे लगता है कि यार उनके साथ भी जो लोग होते हैं, अगर वो 5 स्टार वाले नहीं हैं तो वो सेशल, मैं आपको ज़रूर कहूँगा सेशल होटल आप सर्च करके देखें। सेशल के जो रूम्स हैं, सेशल का जो एम्बियंस है विद पार्किंग, ऑल फूड, ये नहीं कि मुझे सऊद में जो है वो बिहाइंड द सीन में कुछ
खिला पिला दिया कि यार आपने मेरी तारीफ करनी है। मैंने खुद विजिट किया है, बहुत अच्छे रूम्स हैं, बर्थडे वगैरह के लिए भी हमने हायर किया तो था। सऊद कभी ऐसा हुआ आपके होटल के अंदर कोई सेलिब्रिटी आके स्टे किया हो जिन्होंने, और आप भी चाहते हो उनसे मिलना और आपकी पहली दफ़ा उनसे मुलाकात हुई हो और आप बहुत एक्साइटेड हुए हो? जी जी बिल्कुल, डेली कोई ना कोई मिलता है। नहीं, कोई एक ऐसा सेलिब्रिटी बताएं। तो है, सियासतदान भी आते हैं अच्छा और क्रिकेटर भी एक से एक आता है। अच्छा, हमने सेलिब्रिटी पूछा था, इन्होंने डायरेक्ट सियासतदान ये बोल दिया। सियासतदान इनका नहीं, पालन वो- ज़्यादा पड़ता है ना। नहीं, मुझे शौक क्रिकेटर से मिलने का है। खुद अच्छा। में क्रिकेट बहुत शौक होता है, तो जब उनको देखता हूँ तो बड़ा तो अप्रिशिएट करता हूँ। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के अंदर आपको कौन सा क्रिकेटर है जो बहुत पसंद है? अभी जो अंडर 19 टीम थी, अभी मेरे होटल में ठहरी हुई थी, अच्छा वो उबैद था, सारे जितने बच्चे थे, तो उनको देख कर मुझे बड़ा वो हो रहा था कि यार अच्छा है मेरे होटल में ठहरे हुए। अच्छा और मेरा भी पहले तो टीवी पे देखते थे, अभी तो मैं लाइव देखता हूँ। ये बहुत अच्छे बैट्समैन भी हैं, बहुत अच्छा खेलते भी हैं। और सऊद, अगर आप कहें तो आपके नाम से क्रिकेट लीग करवा दी जाए। हाँ जरूर, क्यों नहीं। एक प्लान करते हैं करते सेशन के हाँ। लिए, एक क्रिकेट लीग, और जिसमें हम सारी अंडर 19 और फवाद आलम और जी, ये जी, सारे जी, लोगों बिल्कुल, को, हाँ। जो ओल्ड हों और यंगस्टर्स जो हमारे जेनजी जो है उनको हाँ, यूज कर सकते हैं, सबको क्या मिक्स कहते हैं? करके और अच्छा सा एक क्रिकेट लीग हो। और उसको सबसे मज़े की चीज़ तो ये होगी कि उसको कवर जो है वो वीनस एंटरटेनमेंट करे, मीडिया पार्टनर। बिल्कुल वीनस जो उसका मीडिया पार्टनर हो, तो कितना मज़ा आएगा। देखिए, अपना फायदा किसे सोच लेंगे ना, यहाँ मैं अपने बिजनेसमैन को आइडियाज दे रहा हूँ, ये अपने चैनल को भी ना कि वहाँ मीडिया पार्टनर हो, हम मिलके कोलैबोरेशन में। बेसिकली ये जो जगह है ये हमारा घर है और यहाँ पे हम जो सब बैठे हुए हैं वो वीनस एक फैमिली है। Exactly. वीनस इदारे के साथ साथ एक फैमिली ही है और यहाँ पे आप और मैं जो है उस फैमिली का एक हिस्सा है। मेंबर है हम लोग, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा परमानेंट है। मेंबर है हम लोग। सऊद शाह, इसके अलावा कुछ हमें बताएं, कोई ऐसी चीज़। और आप भी तो स्क्रीन पे दिखेंगे, आपको भी तो फायदा है। देखिए, मुझे बोलने नहीं देती ना, ये चाहती नहीं है कि मैं अपने इन्वेस्टर ना और ना अपने साथ ना मर्ज करके रखूं। तो मैं पूछना चाहूँगा आपसे, इसके अलावा आप क्या कहना चाहते हैं कि यार लोग किस तरीके से आए मार्केट के अंदर? मैं हूँ, अगर मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है और मैं आपके बिजनेस करना चाहता हूँ, तो मैं कोलैबोरेशन आपके साथ किस तरीके से करूँगा? तो छोटे से सिस्टम से अब बंदा स्टार्ट कर लेता है। कराची में इतना बड़ा शहर है और हर जगह पे, और आजकल मैं बताया ना कि ये इसी बिजनेस में आजकल बड़ा वर्थ है, बस स्कोप है। स्कोप है और अच्छा काम है। अच्छा, मुझे आप अपना ज़रा सा रेंट के जो आपके रूम्स जो हैं उनके रेंट्स जो हैं वो क्या रेट्स हैं उनके, जिसमें मैं बताया ना मिनिमम टू मैक्सिमम? कि बताया कि कराची में 5 स्टार के बाद हमारा नंबर आता है। माशाल्लाह। अब उनके रूम रेंट 40,000 50,000, हमारे 8,000 10,000 शुरू होता है। सच में? तो हमारी लोकेशन, उनकी लोकेशन में भी बहुत फ़र्क है। हम अच्छी लोकेशन पे, और फिर जब आप हमारे पास स्टे करते हैं जैसे अपने घर में स्टे करते तो हैं आप शूट्स वगैरह के लिए भी देते हैं? आप। जी जी बिल्कुल, हाँ, सारे मीडिया वाले के पास हमारे पूरा है। अच्छा। जी जी, जितने भी ड्रामे बन रहे हैं उसकी शूटिंग सारे। काफ़ी फ्रेंड सर्कल इनका जो है ना, ये भी छुपे में आपको बता नहीं रहे अपने राज। हाँ, इनका जो फ्रेंड सर्कल जो है ना, दरअसल केके की ये खासियत है, वो खासियत बहुत अच्छी है। केके को किसी भी इंसान के साथ छोड़ दिया जाए ना तो ये 5 मिनट के अंदर इतना उसके साथ एडजस्ट कर लेते हैं अपने आप को कि बस वो अंदर से ना राज जैसे कोई क्या बाल में से खाल नहीं निकालता, ऐसे केके नहीं, शाह साहब बात जो में है- से बात नहीं, निकालता शाह साहब मेरे फैमिली फ्रेंड भी हैं। जी जी बिल्कुल, हाँ। बहुत हमारा एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग है हमारी, बहुत अच्छा अच्छा। साथ है। अच्छा, मैं भी केपीके से बिलोंग करता हूँ, ये भी केपीके से बिलोंग करते हैं। ये मर्दान में मेरा और इनसे जो डिस्टेंस है वो 1.5 से 2 घंटे का है। तो अभी केपीके का तो मौसम बहुत अच्छा होगा, जी जी, सर्दी है बहुत। तो मिस नहीं करते आप केपीके को? नहीं करते, अभी हमारे वहाँ माल्टा है, उस अच्छा। माल्टे को मिस कर रहे हैं जो विकास में लगा है। गुड़ को मिस कर रहे हैं। तो जाते हैं वहाँ पे जाते हैं। जी जी। अच्छा, के मैं बात कर रहा था, जिस वक्त मैं स्ट्रगल में था ना टाइप पे, उस वक्त ये भी स्ट्रगल में था, अच्छा, तो अक्सर मुलाकात होती रहती थी सारी, तो मार्केटिंग में थे। आप दोनों बैठ के, क्योंकि जो स्ट्रगलर के साथ एक बॉन्ड होता है ना, हाँ। वो बहुत अच्छा होता है। जी, वो तो- पूरे दिन की अपनी थकावट बता रहा होता है। बिल्कुल, तो माशाल्लाह अभी हाँ, ये भी सेट आप है। दोनों उस वक्त क्या डिस्कस करते थे? तो वही के हवाले ये से मुझे होती थी हमारी। मशवरा देते थे मार्केटिंग बारे में कि यार अच्छा। किससे प्रोडक्ट को आपने ऊपर करना है। तो अक्सर मैं इससे तजुर्बा हासिल कर देता था कि यार किस, उस वक्त तो मेरा छोटा सा सिस्टम था, ये मुझे मशवरा देते थे कि इसकी मार्केटिंग किस तरह करनी है, क्या करनी है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी अल्लाह ने यहाँ तक पहुँचाया, और कह के भी आज माशाल्लाह उधर बैठे हुए। अल्लाह आपको खुश रखे। और हमने भी इन फ्यूचर भी कोई प्लानिंग की है जी जी आपके बिफोर कमिंग, हमने कुछ प्लानिंग की है, विल डू समथिंग इन अ मार्केट, समथिंग वेरी डिफरेंट, और उसमें आपको ये बहुत जल्द दिखेंगे शाह साहब। अच्छा। हाँ, शाह साहब को मैं क्या दिखाने वाला हूँ, तो वो हिडन है,
वो आप हमारे पेजेस पे और देख सकते हैं, शेयर करेंगे उसको। चलिए देखिए, केके तो बहुत कुछ बता रहे हैं हमें और हम जानते रहेंगे केके से भी, मगर ब्रेक का टाइम हो गया तो ब्रेक पे जाते हैं और हमारे साथ कुछ नए मेहमानों ने भी ज्वाइन किया, तो उनसे भी आपका तारुफ करवाएंगे आफ्टर ब्रेक। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक टू नाजरीन, और हम लोग ब्रेक से वापसी आ चुके हैं और बात हो रही थी कि अच्छी इन्वेस्टमेंट की, कि अच्छी इन्वेस्टमेंट कारोबार है या तालीम है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अच्छी इन्वेस्टमेंट तो पहले तालीम है। तालीम ऐसा ज़ेवर है जो कि ज़िंदगी के हर मोड़ के ऊपर काम आता है, और इसी वजह से हमने आज यहाँ पे जो है वो बुलाया है केसर सईद को, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं फ्रेंड्स प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज के, और सेकंड हमारे पास जो है वो चेयरमैन हैं जानजेब, जो कि फ्रेंड्स कॉलेज एंड स्कूल के चेयरमैन हैं। उसके अलावा ग्रैंड अलायंस के अंदर भी ये होते हैं, दोनों ही होते हैं ग्रैंड अलायंस के अंदर, और मेंबर हैं ग्रैंड अलायंस के। इनसे पूछेंगे आज हम, और आज के जो तालीमी निज़ाम है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, और कैसे जो हमारे नाजरीन के लिए अच्छी चीज़ ये है कि कैसे आज के डिजिटल माशरे के अंदर बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकते हैं और किस तरीके से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि एक उस्ताद ही ज़्यादा अच्छे से बता सकता है इस बात को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, हमारी दरअसल इससे पहले जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था अच्छी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, कि अच्छी इन्वेस्टमेंट क्या है, बिजनेस है या तालीम है? जाहिर सी बात है, सबसे पहले हमारे लिए तालीम ज़रूरी है। अगर हमारे पास तालीम होगी तो हम कोई भी बिज़नेस भी कर सकते हैं और हर जगह हम कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि तालीम एक ज़ेवर है। बिल्कुल। तो ये है, और तालीम ऐसा ख़जाना है कि वो चोरी भी नहीं किया जा सकता, बल्कि वो अगर आप बांटेंगे भी तो वो और बढ़ेगा। बिल्कुल। तो ये चीज़ है, इसलिए तालीम हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। फिर उसके बाद, क्योंकि देखिए इंसान बिज़नेस करता है, पैसा कमा भी लेता है, लेकिन हम हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते, कभी भी हालात बदल सकते हैं। तो अगर आपके पास तालीम होगी तो आप हमेशा कामयाब रहेंगे, आप हर जगह उसको अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और इसी के साथ साथ ही देखें, अगर हम पुराने तालीमी निज़ाम को देखें, उसके अंदर आप क्या जो चीज़ें थी वो देखते हैं कि सही थी, और आज का जो तालीमी निज़ाम है वो आपको कितना मतलब क्या कुछ फेस करना पड़ता है उसके अंदर? देखिए, पहले का जो तालीमी निज़ाम था उसकी अपनी अफादियत थी, लेकिन आजकल का जो दौर है वो डिजिटल दौर है। बिल्कुल। और आजकल जो हमारे छोटे बच्चे हैं वो बल्कि इतने वो हैं कि एक क्लिक पे हर चीज़ मालूमात हासिल कर लेते हैं गूगल के ज़रिए, और हर चीज़ उनको बहुत आसानियाँ हैं, और वो जो है टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। और जो हम लोग का दौर या हमसे पहले का जो दौर था, उस वक्त जो है इतनी सहूलियात नहीं थी, और लोगों को काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती थी तालीम हासिल करने के लिए, क्योंकि हमारे बुज़ुर्ग वगैरह ने तो ऐसा है कि जब लाइट भी नहीं थी तो उस वक्त वो तालीम किस तरह हासिल करते होंगे। उसके बाद जो है जो दौर आया कि लाइब्रेरी में बैठ के जो है पढ़ा जाता था, और यकसुई से पढ़ने के लिए लाइब्रेरी जाया जाता था। और अब तो ये है कि आप आराम से गूगल खोलें, उसमें ही आपको हर चीज़, हर बुक आपको मिल जाएगी, हर चीज़ मिल जाएगी। मतलब आप बिल्कुल कहना ऐसे ये ही कहना है। चाह रहे हैं कि लाइट से मतलब लालटेन से लाइट का और- सफ़र, बिल्कुल। लाइट का सफ़र, और लाइट से अभी जो डिजिटल मार्केटिंग वाला जो सफ़र है हमारा, डिजिटल जो दौर चल रहा है, जो जेनजी हैं वो फ़ोन उठाया, मोबाइल के दौर में पैदा हुए हैं, उठाया गूगलिंग कर ली। अच्छा, आप क्या कहते हैं एज़ कम्पेयर टू जो हमारा पुराना दौर देखिए, था? अगर हम इन सारी चीज़ों की बात करें ना, तो इस सब के अंदर जो एक चीज़ है वो एक क्रियोसिटी। पहले का जो तालिबे इल्म था उसके अंदर क्रियोसिटी थी पढ़ने की,
उस वक्त उसे इल्म हासिल करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता था। जुस्तजू हाँ, जुस्तजू कि थी। मैं इस चीज को हासिल करूं, आज कैसे हासिल करूं। के जो तालिबे इल्म के अंदर है, ये क्रियोसिटी मैं बहुत कम देखती हूँ। मैं शाह सऊद की तरफ आऊँगी, क्योंकि शाह सऊद शादीशुदा है, आप भी और आपके भी बच्चे, तो डिजिटल जो मीडिया है वो कितना इफेक्ट करता है बच्चों के ऊपर, ये बताएं। अभी तो असल में देखा जाए तो तारीफ तो वही पीछे वाली थी अच्छा। जो मतलब जिसमें टीचर का भी था और मतलब Student उस्ताद का का भी भी था, उस एहतराम था सारा, और पढ़ने का भी शौक होता था, हाँ, और डर भी होता था कि यार नहीं पढ़ेंगे तो मार भी खाएंगे। और आजकल बच्चे तो भाई सारा वही आपकी बातें। आप अपना स्ट्रगल बताएं, आपने तालीम कैसे हासिल की? मैंने तो मैट्रिक किए, अच्छा, मैट्रिक नहीं तक किस किए। तरीके से की? हमारा तो पीछे निज़ाम तो बड़ा अच्छा था KPK में, अच्छा। तालीमी निज़ाम। अब तो सारा एक ही एक हो गया, प्राइवेट हो गया सारा। तो उस वक्त सरकारी स्कूल भी प्राइवेट स्कूल से अच्छे होते थे। और जो मेरे टीचर था, मेरे वालिद साहब का भी टीचर था वो, अच्छा, तो वो तो ज़्यादा मेहनत करते थे हमारे साथ। तो अभी भी अच्छा है, बच्चे पढ़ लेते, लेकिन IT का दौर है, अब दौर बिल्कुल चेंज हो गया है। तो ये तो सही बताएंगे कि भैया बिल्कुल चेंजेस आ गई। तो मतलब आप इस चीज़ को समझते हैं कि आज का जो डिजिटल मीडिया है वो पॉजिटिव है? हाँ, पॉजिटिव भी है, अच्छा भी है, बुरा भी है, बच्चों के लिए दोनों तरफ से। बिल्कुल, बिल्कुल आपके ऐसा ही यूज है। के ऊपर है, मतलब बिल्कुल आप बिल्कुल इस्तेमाल ऐसा ही किस है, तरीके क्योंकि से मैं कर रहे हैं। इसी बात के ऊपर आ रही हूँ कि देखें, कोई भी चीज़ जो होती है ना, उसके इस्तेमाल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस वे में इस्तेमाल करते हैं, सही वे में करते हैं या गलत वे में करते हैं। ठीक है, आज का जो हम डिजिटल दौर देखें, AI का दौर अगर हम देखें, तो इसमें बहुत अच्छी चीज़ें हैं। आज टेक्नोलॉजी ने इतना तरक्की कर लिया है इस माशरे के अंदर कि हमें पहले बहुत सी चीज़ों के पीछे बहुत रिसर्च करनी पड़ती थी। आज एक क्लिक के ऊपर हमें हर चीज़ मालूम हो जाती है, बआसानी हमें पता चल जाता है। मगर कुछ चीज़ें जो होती हैं वो तरबियत के ऊपर भी डिपेंड करती हैं। निदा आपके यूज के ऊपर है ना, बिल्कुल। आप यूज किस तरीके से कर रहे हैं। अब देखिए, टेक्नोलॉजी जो है अच्छी ना, तरबियत जो होती है ना, उस्ताद से पहले बच्चे को घर से उसके मिलती है। शऊर मिलता है हाँ, तालीम से बिल्कुल, आपको। बिल्कुल ऐसे ही मगर है। जब फैमिली माहौल, आप क्या कहते हैं इस बारे में कि ये आपको घर से ही चीज़ें सीखने को मिलती है ना। आप टीचर के जो बच्चे हैं उनको देखें, उनका एक डिसिप्लिन बात को देखें। आपसे सबसे बात तो ये समझिए कि स्कूल है, Education. एजुकेशन नहीं, एजुकेशन स्कूल, दर्जगाह, बिल्कुल, दर्जगाह। स्कूल जो सिर्फ दर्जगाह नहीं है, तरबियत गाह है। और हम ये समझते हैं कि हमारे बच्चे की तरबियत स्कूल में जाके होगी या दर्स उसका स्कूल में शुरू होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चे के असल दर्स और तरबियत जो है ना, आगोश माँ में है। बिल्कुल। ठीक है ना। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का वो जुमला आपको याद होगा, इल्म माँ के गोद से लेकर कब्र के आगोश तक, आहा, सुभान अल्लाह। फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। बिल्कुल, क्रेडल से ग्रेव तक की बातें की जा रही है। आज हम कहाँ खड़े हैं? तालीम तो दे रहे हैं, तरबियत कहाँ गई? तरबियत कहाँ गई? छोटे बड़े की तमीज़ कहाँ गई? वो तो आपको घर से मिलेगी ना। एग्जैक्ट। हो क्या रहा है? जब भी आपने कहा था कुछ देर पहले, पहले के सिस्टम में और आपके सिस्टम में फ़र्क क्या है? पहले के सिस्टम में माँ बाप पता क्या कहते थे टीचर को कि हड्डी वापस कर देना, गोश्त रख लेना, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन। अगर हमें टीचर मारते थे ना, तो हम घर पे जाके डर से बोलते नहीं थे कि टीचर ने आज हमें मारा है। इसलिए जहाँ घर पे हमने बोला कि हमें आज पिटाई हुई स्कूल में, घर में और सवाल नहीं पूछा जाएगा क्यों, बल्कि और दो लग जाते थे। बिल्कुल, एग्जैक्टली, घर में और होगी। आज भी मैं कुछ दिन पहले की बात बताऊँ कि मैं PHQ अपने स्काउट हेड क्वार्टर पे गया। वहाँ पे सीट्स लगे हुए थे आगे, तो मेरे इत्तेफाक से मेरी सीट के बराबर में लिखा था M अहमद, होंगे कोई। मैं बैठ गया। कुछ देर के बाद जब वहाँ पे देखा तो सर अहमद, मेरे प्रिंसिपल वहाँ मौजूद थे। अब यकीन जानेगा, मैं खड़ा हो गया। माशाल्लाह। मेरी औकात नहीं कि मैं उनके बराबर में बैठूं। तो उन्होंने कहा बैठो। मैंने कहा सर, आज यहाँ तक जो पहुँचा हूँ ना, वो आप हैं, आप उसके वसीला बने। दैट्स व्हाट आई कॉल डिसिप्लिन। तो ये सब निज़ाम को हमें कायम करना चाहिए। रिस्पेक्ट, सिर्फ तालीम काफ़ी नहीं है, तालीम के साथ हमें तरबियत की ज़रूरत है। एग्जैक्टली। सिस्टम में बेहतरी की जो आप कुछ देर पहले बात कर रही थी, हमारा जो सिस्टम आजकल है वो रट्टाफिकेशन, तोता बन गया है। बच्चों को हम रट्टा लगवा रहे होते हैं, हम याद करवा रहे होते हैं। ठीक है ना, रटो 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 रटो।
जबकि तालीम में मेरे अपने नज़दीक, मैं कुछ दिन पहले कुछ और टीवी शोज़ पे भी गया और मैंने उनसे भी यही रिक्वेस्ट किया, और अभी मेरी कुछ दिन पहले मैट्रिक बोर्ड के चेयरमैन से भी मेरी मीटिंग हुई, उस पर उन्होंने काम भी शुरू कर दिया कि मेरे नज़दीक जो है जिस तरह से प्रोफेशनल टेस्ट होते हैं MCQs बेस्ड, MCQs बेस्ड होना चाहिए तालीम, रेक्टिफिकेशन वाला तालीम नहीं होना चाहिए। मतलब मेरे जैसे लोग तो फिर पास ही नहीं होंगे। नहीं सर, आप जैसे लोग ज़्यादा पास होंगे। वो कैसे? पता है क्यों? देखिए आपको किसी चीज़ को रट्टा मारेंगे, एक मिनट, नहीं आसान करूं बच्चों को, आपके लिए बहुत और आसान करूं लफ्ज़ को। एक बच्चे के सामने एक टीवी स्टोरी चलाइए, बच्चा देख रहा है, पूरी कहानी उसको याद हो जाएगा। 2 घंटे की वो फिल्म उसको याद हो जाएगी, बिल्कुल 2 घंटे की, ठीक है ना। अब उसे 2 घंटे सिर्फ आप 5 लाइन याद करने दे दें, नहीं होगी, नहीं मुझसे नहीं नहीं होगी होगी ना। तो मैं बोलता हूँ जो चैप्टर है उसको कहानी की तरह पेश कर दूं बच्चों के सामने। और ये कौन करेंगे? टीचर करेगा। और जब वो कहानी की तरह पेश हो जाएगा ना, उसके बाद पूछे हमारे प्यारे नबी का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहाँ पैदा हुए? मक्का में पैदा हुए। आपके वालिद के नाम, आपके वालिदा का नाम, फिर आप उसे पूछते जाइए, वो आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर देगा। बिल्कुल। तो दिस इज कॉल्ड द MCQs बेस्ड, बहुत अच्छी इसको बात कहते हैं MCQs बेस्ड। मेरा ये तमाम लोगों से, तमाम स्टेक होल्डर जो तालीम के आजकल स्टेक होल्डर्स बन गए सरकार, उनसे रिक्वेस्ट यही है कि तालीम को जो है MCQs बेस्ड किया जाए। अच्छा, स्टेक होल्डर्स, ये आपने बहुत अहम एक बात कही है, स्टेक होल्डर्स, क्योंकि आजकल तालीम दी तो जा रही है और प्राइवेट स्कूल्स भी खुल गए इस तरीके के, मगर वहाँ पे जहाँ पे स्टूडेंट्स की कुछ कोताहियाँ हैं, गलतियाँ हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं असातिज़ा भी कहीं ना कहीं पीछे हैं। पहले असातिज़ा को एक लगन होती थी कि हमें इस बच्चे को तालीम देनी है। आज असातिज़ा सिर्फ वहाँ पे अपना टाइम पूरा कर रहे, वो टीचर्स जो होते हैं वो असातिज़ा के साथ सिर्फ अपना टाइम पूरा कर रहे होते हैं कि किसी तरीके से 7 से 12 का टाइम जो है वो पूरा हो। अक्सर जो आप निचली सतह पे जाए ना स्कूल्स के अंदर, अगर आप देखें, उस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें थोड़ी सी मेरी आपसे इख्तिलाफ इस बात पे है कि ये प्राइवेट स्कूल्स में नहीं हो रहा, ये असल में दरअसल ये गवर्नमेंट स्कूल्स का ये वतीरा बन गया है। अच्छा। कि वहाँ जो स्टाफ होता है वो सिर्फ अपना टाइम गुजार रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनका क्या है ये सोच मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसी वजह से जो है तालीम में जो है बेहतरी नहीं आ रही थी, और जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व हुआ और उसने ये बेड़ा उठाया, और आज तकरीबन हम लोग 40% जो है ये जो गवर्नमेंट का ये जो बर्डन है ये हमने उठाया हुआ है। अच्छा। और इस चीज़ को अब तस्लीम भी किया जा रहा है, क्योंकि 40 लाख बच्चे अगर यहाँ पे पूरे सिंध की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर इतने हैं तो 40 लाख के करीब बच्चे जो हैं उनको तालीम प्राइवेट सेक्टर में दी जा रही है, और उनके अंदर वो डिसिप्लिन भी कायम किया जा रहा है, और वहाँ चेक एंड बैलेंस ज़्यादा अच्छा होता है हर लिहाज से। वहाँ टेक्नोलॉजी का भी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और वहाँ असातिज़ा पे भी एक अच्छा चेक एंड बैलेंस है बनिस्बत गवर्नमेंट सेक्टर के निस्बत, यानी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट स्कूल्स का वो म्यार नहीं है। अगर ऐसा होता तो जो वालिदैन हैं तो वो वहाँ पे दाखिले कराते। अच्छा, बिल्कुल, मैं कहीं ना कहीं आपके इस बात से इत्तेफाक भी करूँगी कि अगर हम पहले के उस पे जाएं तो तकरीबन आज जितने बड़े बिजनेसमैन हैं, सियासतदान हैं, या कोई ना कोई एक ऐसी पर्सनैलिटीज़ जो बहुत ही गरीब तबके से ताल्लुक़ रखती थी, उन्होंने दरख्तों के नीचे बैठ के तालीम हासिल की, उन्होंने बहुत हर्डल्स होती थी, काफ़ी लंबा सफ़र करना पड़ता था उनको, और बहुत मुश्किलात थी इल्म हासिल करने के लिए, और उन्होंने गवर्नमेंट स्कूलों में तालीम हासिल की, मगर उस वक्त एक मयार था बच्चों में भी और जो पढ़ाने वाले में थे उनमें भी कि तालीम को फैलाना है। आज वो चीज़ नहीं रही। यही तो मैं कह रहा हूँ, यही वजह हुई है कि जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, हालांकि वो बहुत बड़े बड़ी जगहों, बड़े बड़े रकबों पर हैं, लेकिन वहाँ जो है कुछ अरसे तवज्जो नहीं दी गई, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर को आना पड़ा, और जो है वो ये जिम्मेदारी हमें उठानी पड़ी। अच्छा, मैं आपको इंटरप्ट करूंगा इसमें जी। स्कूल एंड कॉलेज पे हम बात करेंगे, हम शाह साहब की तरफ आ जाते हैं, बिल्कुल, क्योंकि मॉर्निंग टाइम है और शाह साहब की ऑलरेडी कुछ मीटिंग अलाइन हुई थी और मैंने उनको ऑक्यूपाइड किया और मैंने चीज़ें कहीं बात की। तो शाह साहब का जो कीमती टाइम है, अगर आप
उनकी कीमती टाइम से बिल्कुल थोड़ा टाइम ले लें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। मैं शाह साहब की तरफ ही आऊँगी कि आप आज की जो नौजवान नस्ल है उन्हें, क्योंकि आपका ताल्लुक जो है वो बिज़नेस से रिलेटेड है, तो आप उन्हें होटलिंग के लिए क्या मैसेज देंगे कि किस तरीके से आ सकते हैं? अच्छा, सबसे मेन चीज़ जो है इंसान में अवेयरनेस होनी चाहिए और अवेयरनेस आती है तालीम से, ठीक है? तो तालीम के हवाले से आप हमारे जो व्यूवर्स देख रहे और हैं, बिजनेस जो के हवाले से नौजवान भी देख मतलब रहे क्या हैं, उनको आइडिया उन्हें क्या मैसेज देंगे आप? तो पहले तो तालीम ज़रूरी है कि वो पढ़े लिखे हो, और उसके बाद ये जो मैं बता रहा था कि बिज़नेस अच्छा है तो उसकी कोर्सेज होते हैं कि अपने तालीम के बाद उसकी कोर्सेज पे तवज्जो हुनर दें। होना चाहिए, हुनर भी साथ होना और वो जो कोर्सेज है वो एक हुनर है, अच्छा, तो उसके बाद तो पूरी दुनिया में उनकी जॉब भी आ जाते हैं और बिजनेस भी कर सकते हो। इफ अगर मतलब कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे जी, जी, जी। तो कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल, कोई बिजनेस वगैरह स्टार्ट करने के लिए होटलिंग का? मेरा तो बताया ना सीशल ग्रुप ऑफ होटल के अच्छा, नाम से। मतलब उस पर सर्च जी, करेंगे जी, तो आ जाएंगे। बिल्कुल। जरा आप जो है वो आपका ये कैमरा है, जी, जी। इसके अंदर आपका जो ईमेल है वो आप जरा इधर बता दें। सोशल ग्रुप ऑफ का जो आपका इंस्टा है वो बता दें। हाँ, मैं सीशल ग्रुप ऑफ होटल्स के नाम से सर्च करेंगे तो सारा डेटा उस पर आ जाएगा इंशाल्लाह। गूगल में भी है और उससे भी है, सीशल ग्रुप ऑफ होटल्स के नाम से, सीशल ग्रुप ऑफ होटल्स। ठीक है। तो इंशाल्लाह अभी बहुत सारे बच्चे मेरे उस पे है को इंटर्न कोर्स कर रहे हैं, और बाकी जो भी हेल्प चाहिए तो इंशाल्लाह मैं ताबेदार हूँ। और हमारा यूनियन भी है, तो यूनियन का ऑफिस भी इधर शारा फैसल पे है, तो उससे भी कांटेक्ट कर सकें इंशाल्लाह। होटल एसोसिएशन के नाम से, होटल एंड गेस्ट हाउस एसोसिएशन। अच्छा, चलिए, थैंक यू सो मच। और क्योंकि इसी के साथ साथ ही ब्रेक का भी टाइम हुआ जाता है, तो हम ब्रेक से वापसी आते हैं और जानते हैं कि आज के तालीमी निज़ाम को किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है और बच्चों के अंदर वो शऊर कैसे जगाया जा सकता है। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक टू नाज़रीन। हम लोग ब्रेक से वापसी आ चुके हैं और इसी के साथ साथ ही बात चल रही थी तालीम के ऊपर। मगर आजकल मैं जानज़ेब की तरफ चलूँगी कि आजकल एक इशू मुझे बहुत सुनने को हमें मिल रहा है, और मैंने भी थोड़ा बहुत ही उसके बारे में सुना था यूट्यूब वगैरह यूज़ करते हुए, कि स्ट्राइक का कुछ आ रहा था। वो क्या है, थोड़ा बताएं। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कुछ थी ऐसी शायद, ये प्रेस आपको सही बता नहीं कॉन्फ्रेंस हुई सकी। है और कुछ ऐसा। हाँ, सोशल ये मीडिया पे। हाँ। स्टार्ट हुई थी ये बात अक्टूबर में कि सखर में कुछ स्कूल्स के खिलाफ कोई केस दायर किया गया और कोई उनका कोई मैटर था, तो उसमें व्हाट काइंड ऑफ कोई केस, मतलब केस क्या था? केस उनका बिल्कुल चेंज था। जो फैसला बाद में आया वो बिल्कुल चेंज आया। जैसे कि? यानी उनका कोई कुछ वहीं उनका अंदरूनी यानी कुछ मामला थे जिसपे किसी ने वो किया था, तनकीद की थी। हाँ, यानी उस पे केस किया था, लेकिन उसको बाद में पूरे सूबे पे इम्प्लीमेंट कर दी गई। कुछ लोगों की जो अगर कोई कोताही थी या कुछ भी था, उसको पूरे सूबे पे वो जज साहब ने उसको इम्प्लीमेंट इस तरह से कर दिया कि हमारे यहाँ एक कानून है कि हमें जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको जो नीडी बच्चे हैं, जो मुस्तहिक बच्चे हैं, एक बेवाओं के बच्चे या और भी इसी तरीके के, तो हमें उनको 10% अपने स्कूल्स में जो है फ्रीशिप देनी है। तो इसी चीज़ पे उन्होंने जो है जज साहब ने उस पर ये कहा कि आप लोग जो है ये जो आप डाटा है इसमें मुझे कुछ ट्रांसपेरेंसी नज़र नहीं आ रही, तो ये पूरे सूबे में जो है इसका ऑडिट होगा, क्योंकि हमारी रेगुलेटरी बॉडी जो है डायरेक्टरेट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उसको उन्होंने बुलाया, तलब किया, और उसके बाद जो है वो जो है उन्होंने कहा कि मुझे इस पर कुछ ट्रांसपेरेंसी नज़र नहीं आ रही, तो इसमें उन्होंने एंटी करप्शन को ये फैसला दिया कि एंटी करप्शन जो है इस मामले की
तहकीकात करे। अच्छा, एंटी करप्शन और एजुकेशन का कुछ मिलाप बनता है? नहीं बनता, यही असल चीज़ है। लेकिन जाहिर सी बात है, हमारी अदालत है, उनके मौजूद जज ने अगर कोई बात कही तो अब उनका ये एक फ़ैसला था जो यकीनन देखा जाए तो इस पे कुछ कमज़ोरियां हैं, लेकिन अभी हम इसके लिए तो जाहिर सी बात है अदालत ही जाएंगे। लेकिन हुआ ये कि जो है एंटी करप्शन को इन्वॉल्व किया गया, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में एंटी करप्शन का जो काम है वो गवर्नमेंट के महकमों को जो है वो करना है। तो खैर, प्राइवेट देखिए- सेक्टर, आप लोगों का जो प्राइवेट तो सेक्टर है, हमारे यही तहफ़्फ़ुज़ात थे कि जो है एंटी करप्शन को इसमें इन्वॉल्व ना किया जाए, क्योंकि हमारे इदारों में ज़्यादातर ख़वातीन होती हैं, तो वो एक जाहिर सी बात है Face नहीं कर सकती उसको। फेस करना मुश्किल हो जाता है कि वो एक पुलिस है और एक रियासती इदारा है, तो वो अब आएंगे मुसल्ला बरदार अफराद या पुलिस वाले, तो वो जाहिर सी बात है एक इदारे में ये चीजें जो है ना नामुनासिब सी Suitable हैं। नहीं है, basically तो आप कहना चाह रहे इसी पे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे। तो जो ट्रांसपेरेंसी education minister जो जो थी, इनके है, नहीं एक मिनट, जो ट्रांसपेरेंसी जो जज साहब को नहीं समझ में आ रही थी वो क्या थी, मुझे थोड़ा सा यानी वो कुछ स्कूल्स का कोई मैटर था, यानी वो उन्होंने जो है कुछ डाटा जो है Collect सही किया। नहीं दिया था, यानी कुछ चीजें कुछ एक दो जो थे वो डाटा उनको मैच नहीं किया, तो उस पे उन्होंने इस चीज को उन्होंने ये फैसला audit की सादिर गई। फरमाया। तो अब हमने इसी पे पहले जो है हमने बात की और फिर पहले हमारा एक इत्तेहाद कायम हुआ। इसमें अल्लाह का शुक्र है कि हमारे जो है पूरे सूबा सिंध की तमाम प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन एक पेज पर मुत्तफिक हैं। अच्छा। तकरीबन 14 एसोसिएशंस हैं जो पूरे सिंध में भी काम कर रही हैं। उन सब ने एक इत्तेहाद कायम किया और उसके बाद हमने ये फैसला किया कि हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें जो है हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात, क्योंकि फिर वो उसके बाद वो इम्प्लीमेंट शुरू हो गई थी और वो कराची में भी उसके असरात नज़र आना शुरू हो गए थे और वहाँ पे भी उनसे लिस्टें मांग ली गई थी डायरेक्टरेट से, एंटी करप्शन वालों ने, और वो इन स्कूल्स में विजिट करने गए थे और वहाँ वालदैन को भी बड़ी परेशानी हुई थी। देखिए, सबसे पहली चीज़ हमारे लिए हमारे वालदैन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। बिल्कुल। जब उनको परेशानी होगी तो हमें भी परेशानी होगी। बिल्कुल, हमारा बिल्कुल। मकसद यही था कि वो वालदैन को भी जो है थोड़ी मतलब डिस्टर्बेंस परेशानी आप हो कह रही रहे हैं थी। ना आना चाहें, जी जी। तो इसमें आपको एजुकेशन मिनिस्टर ने कुछ हेल्प तो मैं यही बता रहा हूँ कि फिर हमने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हमने एक हड़ताल जो है 9 जनवरी को करने का कहा, और जिसपे हम सारी एसोसिएशन मुत्तफिक थी। तो देखिए, उसके मगर अगर बाद हम- हमारे जो मिनिस्टर हैं, आप जो एजुकेशन मिनिस्टर कह रहे हैं, उनकी बड़ी ज़ाती दिलचस्पी थी। उन्होंने फ़ौरन हमसे कांटेक्ट किया और हमें जो है अपने पास बुलाया, और यानी उसके साथ साथ हमारे जो महकमा है डायरेक्टरेट, हम यही हमारा शुरू से यही कहना था कि हमारी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो डायरेक्टरेट है और उसी को हमारा जो भी ऑडिट करना चाहिए वो करे। लेकिन जाहिर सी बात है ये कोर्ट का फैसला था, तो इसीलिए जो है एंटी करप्शन वालों को इन्वॉल्व किया गया। तो फिर खैर हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं उनकी वैसे भी हमें वो प्राइवेट सेक्टर को भी जो है काफ़ी बिल्कुल। अप्रिशिएट करते हैं और हमारी बात को सुनते हैं। देखिए, अगर हम इस बारे में बात करें ना, तो खैर हमारे पाकिस्तान के अंदर जो कानून है, तो आज भी अवाम का जो है ना, वो कहीं यकीन हो ना हो मगर अदालत में एक यकीन है। और वाहिद आप जब जज साहब के सामने जाते हो तो अवाम जो है जब अपना केस बाहर के जो इश्यूज़ हैं वो अदालत तक लेके जाते हैं, तो वो इसी उम्मीद के साथ लेके जाते हैं कि उनके साथ इंसाफ होगा, ठीक है। और इंशाल्लाह आपकी भी जो चीज़ें हैं वो अल्लाह ताला बेहतर करे। मगर बहुत अच्छी इन्होंने एक बात यहाँ पर बोली, मैं आपकी तरफ आऊँगी। वो बच्चे जो नहीं अफोर्ड कर सकते, प्राइवेट सेक्टर में तालीम नहीं हासिल कर सकते, किसी के वालिदैन नहीं हैं या उनका कोई ज़रिया माश नहीं है, उनके लिए क्या फैसिलिटीज़ हैं? देखिए, जैसे कि भी सर जाजिब ने बात की कि हमारे एक्ट में मौजूद है कि तमाम स्कूल 10% बच्चे को फ्री शिप देगी। तो वो देते हैं एक्चुअल में? बिल्कुल देते हैं जी, 100% देते हैं। गवर्नमेंट ने तो 10% कहा है। मैं अपने स्कूल का आपको एग्जांपल बना दूं, या बहुत सारे लोग, मैं क्योंकि एसोसिएशन के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी है, चेयरमैन साहब यहाँ बैठे हुए, मोर देन 100 स्कूल्स मेरे मेंबर है। हम लोग एक स्कूल 10% नहीं बल्कि इस वक्त जो हालात है मोर देन 20% बच्चों को हम लोग फ्री शिप दे रहे हैं। मगर क्या, एक सिस्टम से किसी बच्चे को हम 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, किसी को हम 30% डिस्काउंट दे रहे हैं। ये एक सिस्टम पे चला आ रहा है।
जिस घर से 4 बच्चे आ रहे, एक बाप कमाने वाला 50,000 या 40,000 कमाने वाला 4 बच्चे की फीस को अफोर्ड नहीं कर सकता, 4 बच्चे आ रहे हैं, हम उनको एक बच्चे को फ्री दे रहे। गुड। जिस घर से 3 बच्चे आ रहे हैं, उसके एक घर के बच्चे को हम हाफ फ्री शीट दे रहे हैं उससे। अगर ये सिस्टम को अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारा जो परसेंटेज है वो 10% से काफ़ी ऊपर की बातें हैं। दूसरी बात, मैं अपने स्कूल की बात करूं, मैं स्कूल का एक प्रिंसिपल पहले नहीं बना हुआ था जब हमने स्कूल को कायम किया था कि तिजारत करना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि जितने भी मेरे पास फॉर्म आते हैं एडमिशन फॉर्म, अगर उसके फादर नेम के साथ लेट लिखा हुआ है तो उस बच्चे को हम टोटली फ्री शिप कर देते हैं। ज़बरदस्त। बहुत खुशी हुई है सुन के। इसलिए कि जनाब देखिए, माशरा बनाता टीचर है, बिल्कुल। माशरा हम बनाते हैं। वैल्यू ऑफ टीचर को समझना है। देखिए, मौजूद अदालत ने बहुत बेहतरीन फैसला किया, पर अदालत फैसला जो करती है विटनेसेस की बुनियाद पर करती है, जो उसको इंफॉर्मेशन दी जाती है उस बुनियाद पर करती है। देखिए, कभी मैंने बचपन में सुना था, एक जज के पास एक केस गया, कत्ल का केस, जिसके जो मुलजिम बन के खड़ा था, जज पर्सनली जानता था कि वो बंदा कातिल नहीं है, मैं उसके सामने सारे विटनेसेस जो पेश की गई वो उस मुलजिम को मुजरिम साबित कर रहा था। तो जज ने ऑफ कोर्स विटनेस की बुनियाद पर उसे सज़ा दी, सबूत के लिए। सबूत के। तो इस वक्त जो सखर बेंच में जो भी चीज़ें प्रोवाइड की गई, मेरी अपनी सोच है, क्योंकि मौजूद अदालत है, हम एहतराम करते हैं उनको, जो प्रोवाइड की गई जो भी चीज़ें, मैं समझता हूँ उसके अंदर काफ़ी चीज़ें प्योर नहीं थी। देखिए, इस बात पे तो सिर्फ इतनी सी बात कहूँगी मैम कि झूठ भले जितने ही काला क्यों ना हो, जब सच की हल्की सी रोशनी पड़ती है ना तो वो अंधेरे छट जाते हैं। इंशाल्लाह। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह जो भी आपके इश्यूज़ हैं वो आगे जाके सही होंगे। मगर मुझे बहुत अच्छी एक बात आपकी लगी कि आपने ये बात बोली कि जब आपके पास ऐसे फॉर्म्स आते हैं जिनके आगे लेट लिखा हुआ होता है तो आप उन्हें फ्री शिप देते हैं, तो वो बच्चे सवाल के बिना हाँ, किसी सवाल अच्छा, वो बच्चे जो तालीम हासिल करना चाहते हैं, ठीक है, मगर उनके ना वसाइल हैं और उन्हें पता नहीं है कि कैसे आपसे कांटेक्ट करना है, क्या वो है, तो थोड़ा वो हमारे नाजरीन को आप बताएं, वो आपका कैमरा है। देखिए, मैं एक चीज़ बताऊँ आप लोगों को, मुझसे कॉन्टेक्ट के लिए मेरा स्कूल है ARCT स्कूल, नॉर्थ कराची में हम कायम करके रखे। आप नेट पे सर्च कर लीजिए, फेसबुक पे देख लीजिए, इंशाल्लाह मेरा एड्रेस, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर पे मौजूद है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं जानजेब से पूछना चाहूँगा, आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं? हमारे स्कूल में जो है 500 से ऊपर है स्टूडेंट। 500 से ज़्यादा है माशाल्लाह से। और टाइमिंग्स वगैरह आपकी वही मॉर्निंग की है या इवनिंग भी है? जी, मॉर्निंग, और हम असल में गर्ल्स का अलग रखते हैं और बॉयज़ का अलग रखते हैं, बॉयज़ कैंपस अलग है और गर्ल्स कैंपस अलग है। हाँ, क्योंकि जो है हमारे यहाँ वालिदैन की ये ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे यहाँ जो हैं ख़ास तौर पे वो एजुकेशन ना हो, उनकी वो अलग यानी सेपरेट रखा हुआ है। अच्छा, ये जो को एजुकेशन तालीमी निज़ाम जो हमारा है, तो वो आप कितना % समझते हैं कि सही है या गलत है? देखें, को एजुकेशन का जो निज़ाम है उसमें देखें हर चीज़ में एक पॉजिटिविटी भी होती है, एक नेगेटिविटी भी होती है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है को एजुकेशन में। मैंने खुद को एजुकेशन में पढ़ा है, लेकिन आपकी असल चीज़ है तरबियत। अगर आपकी जो है घर में तरबियत अच्छी हुई तो आप उस का जो है सही इस्तेमाल होगा, और हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान हैं। तो इसी तरह को एजुकेशन भी मैं किसी के लिए बहुत अच्छी है, इससे ये है कि कंपटीशन बढ़ता है, बॉयज़ में भी गर्ल्स में भी ज़्यादा कंपटीशन होता है। तो क्योंकि ख़ास तौर पे लड़कियां बहुत ज़्यादा मेहनत भी करती हैं। हाँ, मैं यही पूछना चाह रहा था आपसे, एज़ कम्पेयर टू मेल और फीमेल, ज़्यादा मेल स्टूडेंट्स अच्छे हैं या फीमेल पढ़ाई? देखें, इसकी वजह यही है कि थोड़ा जो है ना बॉयज़ जो है ना तवज्जो नहीं देते हैं, इतनी जितनी गर्ल्स अपनी स्टडीज़ पे फोकस रखती हैं। और इसी का नतीजा है, क्योंकि मेरा एक स्कूल है एक मज़ाफ़ाती एरिया में,
लेकिन वहाँ इतना अच्छा वो है कि जो वो वहाँ कहाँ की पे गर्ल्स, ये स्कूल ये है? सरजानी में है। सरजानी। जी जी, तो वहाँ की गर्ल्स जो है 90 से अबव परसेंटेज हासिल कर रही हैं। गुड। और अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ 100% रिजल्ट और सारे ए या A1 ग्रेड्स, और उसमें ज़्यादातर जो ग्रेड्स A1 होते हैं वो गर्ल्स के होते हैं। वो भी प्राइवेट सेक्टर है आपका स्कूल? जी जी, प्राइवेट है, प्राइवेट स्कूल है, लेकिन ये है कि जो गर्ल्स का है रेशो जो है ना ग्रेड्स का, A1 ग्रेड्स हासिल अच्छा करने खैर का। ये बात क्योंकि मेरी जितने भी जो स्कूल जो पढ़ाते हैं टीचर्स हैं उनसे मुलाकात हुई है, तो वो यही कहते हैं कि लड़कियां जो होती हैं वो बहुत फोकस करती हैं और लड़के फोकस नहीं करते। तुम तो कैसे क्यों नहीं अपना करते? बताओ, तुम मुझे पहले अपना बताओ। इन पे क्यों आते हैं, नहीं जरा करते? ना, वो जाने से बताएं। इन पे आते हैं, पहले इन पे आते हैं। आप बताएं, आप जो अपनी पढ़ाई में बहुत फोकस थी, अल्हम्दुलिल्लाह। फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में बताएं। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जो था वो था जीके, और जीके के अलावा मेरा था उर्दू। उर्दू मुझे इतना पसंद था, इवन ऑफ ऐसा होता था कुछ कि नज़म ही सुना दो फिर उर्दू की। बहुत फेवरेट था ना, सुना दो जरा सा, अब हो जाए, क्योंकि फेवरेट था ना आपका। हाँ? नहीं, वो देखें वो हम सुनाएंगे आफ्टर शो सुकून से बैठ के, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और बातें बहुत सारी हैं। मैं पता जान से यही इसलिए पूछ रहा था, देखिए ये टीचर है, बिल्कुल। टीचर है, आपको पता है इल्म बांटना, चीज़ें बताना, करना। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? मुझे तो खैर मैथ्स ज़्यादा पसंद अच्छा नहीं, मेरा सवाल ये था आपसे कि लड़के तालीम में फोकस क्यों नहीं कर पाते? देखिए इसकी भी कुछ चीज़ें हैं कि मेजॉरिटी जो है ना गर्ल्स ज़्यादा है, लेकिन इस दफ़ा जो है अभी मैट्रिक का जो रिज़ल्ट आया है हमारा, उसमें हमारे बॉयज़ ने भी पोजीशन हासिल की है, टॉप की है। मेरे ख्याल से शायद फर्स्ट या सेकंड उनकी है, और गर्ल्स शायद इस दफ़ा बल्कि वो थी, मुझे सही याद नहीं है कि फर्स्ट उनका था या सेकंड, लेकिन एक हमारा बॉयज़ में भी था, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये है कि असल में बॉयज़ की जो है ना जो है तवज्जो खेलों की तरफ ज़्यादा होती है, वो बाहर होते हैं तो ज़्यादा उनको बाहर की वो जो है ना स्पोर्ट्स वगैरह की तरफ ज़्यादा बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, मगर मुझे पीछे से टॉक बैक में आवाज़ आ रही थी कि क्योंकि बॉयज़ ना लड़कियों पे फोकस कर रहे होते हैं। खैर नाजरीन, इसी के साथ साथ ही ब्रेक का टाइम होता है, हुआ जाता है, तो ब्रेक से वापसी आते हैं, फिर हम अपनी गुफ्तगू को कंटिन्यू करते हैं। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक टू नाज़रीन, हम लोग ब्रेक से वापसी आ चुके हैं और इसी के साथ साथ ही हमारी यहाँ पे गुफ्तगू चल रही थी कि फोकस नहीं कर पाते हैं। तो बहुत से माँ बाप जो हैं उनका एक छोटा सा इशू ये भी आता है कि माहौल वो पूरा अपने बच्चे को दे रहे होते हैं, भले वो लड़की हो या लड़का हो, मगर वो तालीम में कमज़ोर होते हैं। तो उन बच्चों को कैसे ट्रीट करना चाहिए और किस तरीके से उन्हें एजुकेशन देनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो रुझान आता है ना वो आता मारपीट पर है। तो मारपीट से तो देखें आप किसी को कुछ नहीं सिखा सकते, जबरन। और भी पिटवाओगी क्या? बचपन से तो पिटवाती भी आ रही है यार। मेल का जो नाम है ना वो पिटाई है, मतलब मर्द मतलब पिटेगा वो हर जगह ना। नहीं अच्छा, मैंने दोनों की बात की है यहाँ पे। तो किस तरीके से मतलब उन्हें एजुकेट करना चाहिए उन बच्चों को कि वो बेहतर से बेहतर सीख पाएं? जी, असल में देखें अब तो वैसे भी सिस्टम बहुत चेंज हो गया है। अब आप मारपीट का तो तसव्वुर नहीं कर सकते, किसी भी स्कूल्स में जो है आप बच्चों को मार नहीं सकते, किसी किस्म की ऐसी सज़ा नहीं दे सकते कि जिससे उनको जिस्मानी तकलीफ हो, वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो। तो अब तो बहुत ज़्यादा हमारे सिस्टम में चेंजेस आ गई हैं। हमारे यहाँ अब उस्ताद जो है दोस्तों की तरह ही अपने जो है स्टूडेंट्स को ट्रीट कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी एक चीज़ है जो पहले में डिफरेंस था, उनमें एहतराम ज़्यादा था उस्ताद का, अब जो है बच्चों में एहतराम कम हो गया है, क्योंकि अब उन्हें पता है कि किसी चीज़ का कोई खौफ नहीं है उन्हें।
वो कि अब टीचर भी यही अक्सर हमारे असातिज़ा भी बोलते हैं, हम मैं जाहिर सी बात है एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा हूँ, तो मुझसे असातिज़ा बोलते हैं कि सर हम कभी कभी हम वो कोशिश करते हैं लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें आउट ऑफ लिमिट होती हैं, तो लेकिन वो जाहिर सी बात है मजबूर हैं क्योंकि हमारी तरफ से ऑर्डर्स हैं और गवर्नमेंट की तरफ से भी ऑर्डर्स हैं कि आप जो है किसी भी किस्म का बच्चों पे कोई भी जो है उनको नहीं करेंगे, ना मारेंगे, ना उनको इस तरह की कोई जिस्मानी सजा। अच्छा, मेरे ऐसे स्टूडेंट भी होंगे, जी। मैं तो पिटता भी नहीं था, मैं घर जाके बोल जाता मुझे आज टीचर ने मारा है, मैं कल नहीं जाऊंगा। लेकिन अब तो ये सब चीज़ें बिल्कुल हमारी जो है ये ख़त्म कर दी गई है ना। अब तो उस्ताद जो है समझ लें उनको ये पहले के जैसे उस्ताद थे, वो तो यही जो बताया था भी हमारे जो दोस्त हैं कैसर साहब ने, कि वो जो है कि वालिदैन यही कहते थे कि ये खाल आपकी है और हड्डी हमारी है। हाँ बस ये वो हाल है। Exactly, इस खाल के ऐसे ऊपर ही जरा होता इनसे था। पूछेंगे, मुझे लग रहा है कि इन्होंने लेकिन बड़ी ये खाल था उतारी कि है। एहतराम बहुत था उस नहीं, वक्त। एग्जैक्टली ऐसे ही था। देखिए एहतराम क्यों था उसके पीछे अगर हम आए ना, कि पहले जो वालिदैन होते थे वो बच्चों को सिखाते थे। आपने एक बात बोली थी कि पहली जो दर्सगाह होती है ना वो माँ की गोद होती है। जो बच्चा माँ से आप जो सीख सकते हो ना, वो आप कहीं पर नहीं सीख सकते। आप घर से बाद में निकलते हो, पहले आप अपने घर पे होते हो। बच्चे के लिए आपका घर का माहौल, आपकी गुफ्तगू बहुत मायने रखती है। और बच्चे वाहिद वो होते हैं, कहते हैं कि ना जो उनका दिमाग ना कंप्यूटर की तरह काम कर रहा होता है। इवन हस्बैंड वाइफ में भी आपस में भी कोई गुफ्तगू हो रही होती है या फैमिली में, तो बच्चे उस चीज़ को कैच करते हैं और वो कॉपी कर रहे होते हैं। जो आप उन्हें दिखा रहे होते हो टीवी स्क्रीन्स के ऊपर, जो आप उन्हें दिखा रहे होते हो, वो वही सब अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी कर रहे होते हैं। तो उस टाइम पर माँ बाप बाकायदा बताते थे कि असातिज़ा वो जो हमारे टीचर्स हैं वो उनका किस तरीके से एहतराम करना है। आज ये चीज़ें कहीं ना कहीं नहीं है। आज क्या चीज़ें हो गई हैं ज़्यादातर के माएँ जो हैं खाल वो जो है ना आजकल जो है ना, खाल ये बताएंगे मुझे, खाल जो इनके पास थी उन्होंने हड्डी वापस दी थी, उसके ऊपर मैं आऊँगा। आपने कितने बच्चों की खाले उतारी? नहीं, पहले सर मैं आपको बिल्कुल नहीं, खाल नहीं। देखिए पता क्या चीज़ है, सिर्फ मार हाथ से नहीं होती है, मार आप ज़बान से भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है ना। आपकी बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूँ। साइंस की तहकीक क्या है बिल्कुल और कुरान की तहकीक क्या है, और मैं बच्चे की तरबियत माँ के आगोश में कर रहा होता हूँ, बतन माँ में कर रहा होता हूँ। बतन माँ में वाह, फितरत जो बच्चे की बनती है ना, वो बतन माँ से बनती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल एक चीज़ तो तय कर दिया कुरान ने कहा। साइंस से तहकीक करने के बाद अब जिसको रखा है, एक बच्चे एक ये ले लीजिए हार्ड डिस्क, कंप्यूटर का हार्ड डिस्क 100% उसको मैंने कैलकुलेट किया। 80% 80% जो फिल होता है ना उसका दिमाग, वो 8 साल की उम्र तक हो चुका होता है। बाकी जो 20% है ना, वो 8 साल से लेकर जितनी उसको ज़िंदगी दी परवरदिगार ने, 50 साल 40 साल 60 साल 80 साल, 20% जो है वो फिल होते हैं इन सारे ईयर्स में। 8 साल की उम्र में उसका 80% हार्ड डिस्क फुल हो चुका होता है, पूरा का पूरा। और ये कौन करता है हार्ड डिस्क फुल? माँ। आपने कभी गौर किया, एक हदीस सुना होगा माँ के बारे में, बाप दरवाज़ा है और माँ यूनिवर्सिटी है। माँ यूनिवर्सिटी। हमारा जो दीन इस्लाम है ना, ये बहुत सॉफ्ट और बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट रखता है। बिल्कुल मैंने सुना है कि शादी के लिए तालीम याफ्ता लड़की ढूंढो, इसलिए कि उसके बतन से तुम्हारी नस्ल को जाना है। हाँ बिल्कुल आपने भी सुना होगा ये जुमला। तो एजुकेशन जो है ना, वो रिस्पेक्ट का नाम है जी, और वो चीज़ें सब माँ की तरफ से मिलता है। मगर आजकल जो आप कह रहे हैं ना, एजुकेशन वाली ले आओ, तो इसकी मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि इसमें थोड़ा सा जो कसूर है ना इस वक्त हमारे वालिदैन का है। हम सब वालिदैन हैं। अब हम अगर वालिदैन हैं ना, तो हम अपने बच्चों को जो है ना, अगर वो स्कूल में कोई उनके साथ टीचर्स कुछ सख्ती करते हैं ना, हम उस पर उनको समझाते हैं नहीं, ना कि ये, क्योंकि अक्सर अब आजकल ये देखा गया है कि वालिदैन हाइपर होके स्कूल आ जाते हैं और आके जो है उल्टा उस्ताद के साथ बदतमीजी मैं उसी पे आ रहा था ना, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि देखें एजुकेशन वाइफ जो है ना, एजुकेटेड जो होती है, वो फिर आके ना आपके साथ ना फॉल नैरेटिव वाला भी सीन बहुत होता है ना। अब देखिए मैं घर गया हूँ, मेरा बच्चा खुद जो है उसका इतना माइंड नहीं हो रहा ना, मतलब स्टडी के अंदर उतना वो इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा, तो माँ कहती मैं तो इसे 100% दे रही हूँ,
आपकी वजह से नहीं हो रहा, मेरे सामने बैठ के तो ये सब कुछ करता है। अच्छा, वो वहाँ से निकलने के बाद स्कूल में आके बड़ा कंफर्टेबल फील करता है। जो एजुकेटेड माएँ होती है ना, फिर वो छोड़ती भी तो नहीं, ये मत करो, वहाँ मत जाओ, यहाँ पैर लग जाएगा, वहाँ यूँ हो जाएगा, तो वो बहुत कंजेस्टेड हो जाता है नहीं बच्चा। सर, वो उसका जो रोक टोक के ताल्लुक एजुकेशन से नहीं है। सर मैं बता रहा हूँ ना, पूरी आप मेरी बात आपने सुनी नहीं ना। छोटा बच्चा है 3 to 4 ईयर का, बिल्कुल। अगर मैं उसे कहता हूँ यहाँ आ जाओ, तो वो एक्सप्रेशंस कैसे लेगा? यहाँ आ जाओ बेटा, आ जाओ। एक जगह आग लगी हुई, मैं कह रहा हूँ बेटा वहाँ मत जाना, अगर मैं उसको बोलूँ बेटा आप वहाँ मत जाना, एक्सप्रेशंस देखे ना सर। तो ये एजुकेशन वाला जो पार्ट है ना, स्कूल से स्कूल और घर से अगर आप स्कूल पे जा रहे हैं तो सर घर सबसे पहले डिसिप्लिन, बिल्कुल बैठ रहे कैसे हैं, बिल्कुल टीचर को जाके अपने कैसे मिलना है, मैं गो टू द वॉशरूम, वो जो स्टार्ट था ना हमारा, सोशल बिहेवियर, बिल्कुल वही एग्जैक्टली, तरबियत पे नाउ यू behavior. गॉट माय पॉइंट। सोशल बिहेवियर। वही चीज़ हम अपने व्यूवर्स के सामने, इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ, बच्चों को एजुकेशन घर से ही, मतलब तरबियत से एजुकेशन अब बहुत इजी हो जाती है। अगर मैं तरबियत ही मुझे घर पे मिले, इधर आ उधर जा, मतलब वो वाला जो है ना, उसके माइंड में उसकी आईएसपी बन जाती है बच्चे की। अच्छा, क्योंकि आजकल एक चीज़ और भी हो गई है, मैं अक्सर क्योंकि देखती हूँ, क्योंकि जाहिर बात है आज इतना बिजी दौर हो गया है, माएँ भी बिजी होती हैं, कुछ वर्किंग वुमेन्स हैं, काम कर रही हैं, तो बच्चों के हाथ में उन्होंने टैबलेट दिए हुए हैं। अब वो ऑनलाइन शॉर्ट्स देख रहे होते हैं, चीज़ें कर रहे होते हैं, कार्टून्स देख रहे होते हैं, तो वहाँ से एजुकेशन हासिल कर रहे होते हैं। अच्छा, पहले एक चीज़ बहुत अच्छी होती थी कि बाकायदा माँ बाप जो है वो बच्चे को एक क्वालिटी टाइम देते थे। देखिए, अगर हम बात करें ना कि जब बच्चा घर से बाहर निकलता है ना, बाहर जाके वो बहुत बाद में सीखता है, पहले बच्चा अपने घर के अंदर सीखता है। पहले घरों के अंदर ये चीज़ होती थी कि बाकायदा एक क्वालिटी टाइम दिया जाता था, मगर आज क्योंकि इतना बिजी रूटीन हो गया है सबका, कुछ वर्किंग वुमेन्स हैं, जो मर्द हजरात हैं, उनके पास भी टाइम नहीं होता है, रात को लेट नाइट आ रहे होते हैं, तो खाना वाना खा के सब सो जाते हैं, सब अपनी बिजी लाइफ के अंदर है। बच्चों के हाथ में टैबलेट्स होते हैं, वो उसी से सब कुछ सीख रहे होते हैं, भले वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कुछ भी हो। तो अब वो चीज़ें नहीं बची हैं, वो क्वालिटी टाइम नहीं बचा, हमें अपने अंदर भी चेंजिंग लानी पड़ेगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल ऐसी ही बात है। मैं भी इससे इत्तेफाक करूँगा कि जो है हम पेरेंट्स, हम सब पेरेंट्स हैं, तो हमें अपने बच्चों को टाइम देना चाहिए। और ये यकीनन ये आजकल हम लोग का फॉल्ट है कि हम लोग जो है टाइम नहीं दे रहे होते, और बच्चों को उनको टाइम अपना यानी कामों में लगने के लिए उनको एक मोबाइल पकड़ा देते हैं कि वो उस पर जो है वो टाइम पास करें, लेकिन वो बच्चे चाह रहे होते हैं कि वो हम उनको तवज्जो दें। बिल्कुल, और इसमें है हाँ। अच्छा, जितना देखें टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है ना, उतना हम भी अपडेट होते हैं। आज के जो जेनजीज हैं वो बहुत ज़्यादा अपडेट हैं। हम अगर अपने बचपन की बात करें, बिल्कुल जब हम छोटे थे तो उस वक्त हम वो क्वेश्चंस नहीं पूछते थे, मगर आज का जो बच्चा है वो इतने क्वेश्चंस, हाँ इतने क्वेश्चंस पूछता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लेकर आते हैं कि वो आप खुद भी सोच रहे होते हो, वो सब आपको कहाँ से मिल रहा है, वो सब आपको एक टैब से मिल रहा है। आपसे मेरा सवाल है कि सही एज के अंदर सही नॉलेज हासिल करना कितना ज़रूरी है और कितना अच्छा है और कितना गलत है ये? सही एज, मैं कुछ देर पहले आपसे कहा कि 8 साल साइंस कह रहा है आज कि एक बच्चे का जो पूरी तरबियत है, उसका जो पूरा माइंड है, उसका पूरा हार्ड डिस्क से जो दिमाग है, वो 80% जो फुल हो जाता है वो 8 साल की उम्र तक हो जाती है। ये 8 साल नमाज के ऊपर भी है, कुछ आपको याद होगा। अच्छा, नहीं, मेरा क्वेश्चन बेसिक ये है कि क्योंकि मोबाइल फ़ोन्स हैं आजकल ज़्यादातर, आप कुछ भी पूछना चाहे फ़ोन के अंदर सब कुछ आ जाता है, ठीक है। अब 8 साल के बच्चे को तो नहीं पता नहीं मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। अब वो नॉलेज जो उस बच्चे को 14 साल या 15 साल की उम्र में पता चलनी चाहिए, वो उसे 8 साल में मिल रही है, तो ये कितना गलत है? ये बिल्कुल गलत है। और फिर वही बात आ जाती है जहाँ से हमने बात को शुरू किया था कि कंक्लूजन, जो सवाल आप मुझसे कर रही हैं, जवाब आप ही ने कुछ देर पहले दिया था। सारा मामला आता है घर के माहौल, घर का एटमॉस्फेयर, घर के रहन सहन, अंदाज गुफ्तगू। सर आपने कुछ देर पहले डिसिप्लिन एक बहुत वास्ट डेफिनेशन लगता है। सारा मामला डेफिनेशन जो है वो डिसिप्लिन का है। अगर पूरे घर में डेफिनेशन है, डिसिप्लिन कायम है, तो उस बच्चे की 100% तरबियत जो है वो पॉजिटिव होगी। मिसाल देखिए ना, एक मुर्गी है, एक मुर्गी है, उसको आप खामोशी से ज़िबा कर दे, हराम हो गया। उसको बिस्मिल्लाह पढ़कर आपने ज़िबा किया,
हलाल हो गया। बिल्कुल सुभान अल्लाह। तो सारा मामला घूम कर वहीं पे आ जाती है कि घर का माहौल कैसा है, बिल्कुल घर का माहौल कैसा है। घर में अगर नमाज की पाबंदी है तो बच्चा नमाजी भी बनेगा। बिल्कुल घर में जो घर का माहौल है, जो घर का माहौल है वो वही बच्चा कन्वर्ट कर रहे ये हैं कहना आप चाह रहे बच्चे हैं कि मतलब जो तरबियत आपको घर से मिल रही है बिल्कुल। तो एजुकेशन के लिए बड़ा इजी होगा। मैं जरा सा ना अच्छा, ऐसे लोग भी आपके पास, ऐसे बच्चे भी आते होंगे जो जिनके घर के अंदर मसाइल होंगे, हस्बैंड वाइफ के अंदर नाइतफाकी होगी, तो उससे बच्चों की जो दिमागी सेहत है उसके ऊपर बहुत असर बहुत पड़ता है। ज़्यादा। तो उन पेरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे और उन बच्चों को आप कैसे डील करते हो? देखिए, उन पेरेंट्स के लिए तो सबसे पहले बात यही हो गई कि जनाब अपने बच्चों आपस में जो गुफ्तगू करें बच्चों के सामने, वो तमीज़ और एक दायरे में करनी चाहिए। वो दायरा जो वॉइस तक भी होता है, अपनी आपकी वॉइस भी लाउड नहीं हाँ, हो, टेम्पो आपका आप जा टेम्पो रहे हैं, सब बिल्कुल। कुछ ना, कम से कम बच्चों के सामने जो है कि वही चीज़ वो बच्चों में कन्वर्ट होता है। ये डिप्रेस बच्चे जब स्कूल आते हैं ना, वो बहुत डिप्रेस होते हैं। तो वो ये बात है कि फिर हम उनको प्यार देते हैं। जब प्यार देते हैं, देखिए एक बात बताओ कि गुड ऑलवेज टीचर्स अस गुड। गुड ऑलवेज कुरान शरीफ की आयत के एक वर्जन मैं में आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। गुड टीचर्स ऑलवेज गुड, हमेशा अच्छा ही अच्छा ही सिखाती है। फिर मैं आगे आपकी भी बात आपसे- यहीं कट कर रहा हूँ और मैं जाजिब से पूछना चाहूँगा, हमारी जो बात हो रही थी जिसमें निदा ने बीच में कहा कि एजुकेशन की परंपरा है, उसमें वो एजुकेशन मिनिस्टर वाली बात रह गई थी। जी जी जी, वो बात यहीं तक हुई थी कि जो है उन्होंने फ़ौरन इसको वो किया, लाइन अप किया, और उसके बाद जो है डीजी एंटी करप्शन जो है उनको भी उन्होंने वहाँ पे अपने ऑफिस में बुलाया, और हमारे भी हमारा पूरा वफ्द जो है वो उसको भी बुला लिया। और वहाँ पे मिनिस्टर साहब ने हमें ये यकीन दहानी कराई कि हमारा जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो एक मेकैनिज़म पे थे। एंटी करप्शन को अगर अदालत ने वो किया है नॉमिनेट, तो हमें उससे वो नहीं था इतराज़, हमें मैकेनिज़्म पे था कि वो मैकेनिज़्म एक बनाया जाए। तो उस मैकेनिज़्म को बनाने की जो है उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई कि एक बेहतरीन मैकेनिज़्म बनेगा जिससे आपके ना वालिदैन परेशान होंगे, ना आपके असातिज़ा परेशान होंगे। और एंटी करप्शन के जो डायरेक्टर थे वो डीजी भी वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने भी हमें यही यकीन दहानी कराई, जिसके बाद हमने फिर ये फ़ैसला किया कि हम ये हड़ताल नहीं कर रहे, और हमने इस हड़ताल को कैंसिल कर दिया। मतलब कैंसिल हो गई। और उसके बाद जो है अब हाँ, असल चीज़ यही है कि उन्होंने भी यही कहा कि ये कोर्ट का फैसला है तो ये कोर्ट में ही हल हो सकता है। तो हम इसके लिए अब रिव्यू पिटीशन में जा रहे हैं सक्कर में ही, तो वहाँ पे देखें 12 तारीख को हमारी हियरिंग है। हायरिंग है। जी जी, तो चले, अल्लाह आप लोगों के लिए भी आसानी करे, क्योंकि एजुकेशन इज़ अ मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। और ये चीज़ें जो है ना आपने जो हमसे डिस्कस की, क्योंकि मैं लास्ट देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, तुम भी बड़ी स्क्रॉलिंग करती हो ना, जो हम डिस्कस कर रहे थे कि यार ये एजुकेशन में क्यों मतलब ये एक ऑफ आ रहा है, किस वजह से आ रहा है। फिर मैंने इनसे भी डिस्कस किया, मैंने कहा यार मुझे लग नहीं रहा, समझ में भी नहीं आ रहा इस तरीके से कुछ, कि हमें एजुकेशन के ऐसे गैस मिले जिनसे हम डिस्कस करें, उनसे हम पूछें कि यार इस तरीके की चीज़ हुई क्यों, इसकी वजूहत क्या थी। देखिए सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, ये डिफरेंट सिनेरियो, कोई क्या लिख रहा था, कोई क्या कह रहा था, बिल्कुल और पोस्टें अलग हो रही थी। तो हमें आप लोगों को बुलाने का मकसद भी यही था कि हमें पता चले, हम अपने व्यूवर्स के साथ ये चीज़ को शेयर करें, हमें पता हो कि यार ये असल रीज़न क्या था। रीज़न आपने देखें, जो हिडन जो चीज़ें थी आपने बताई कि यार वहाँ क्या मसला था, ऑडिट में क्या इशू आ रहा था। तो आप इसके अलावा क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी व्यूवर्स को? मैं मैसेज जो है व्यूअर्स को भी देना चाहूँगा और गवर्नमेंट से भी ये कहना चाहूँगा कि जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है उसको भी ये सपोर्ट करनी चाहिए, और हमें भी बहुत सारी चीज़ जगहों पे जो है जो सब्सिडी दी जा सकती है, हमें कुछ टैक्सेस से मुस्तस्ना करना चाहिए, क्योंकि हमने एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारा, तो हमें भी बहुत सारी चीज़ें हम पे इम्प्लीमेंट हुई हुई हैं, तो उन चीज़ों को नज़रसानी की जाए, और जो वो टैक्सेस हैं वो हम पे जो है उनको वे ऑफ किया जाए, और ताकि हम और बेहतर तरीके से अपने जो है, क्योंकि एक चीज़ आपको मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ जो 80% स्कूल्स हैं वो 1000 से लेकर 8000 के दरमियान हैं, 1000 रुपये से लेकर 8000 रुपये के दरमियान, तो वो समझ लें मीडियोकर है। और जो कुछ जो इलीट क्लास स्कूल्स हैं वो बहुत कम फीसद है, तो उनसे हमें जो है अलग रखा जाए। जो ये समझा जाता है कि ये स्कूल वाले तो बहुत बड़ा कारोबार कर रहे हैं और बहुत बड़ी इनको बहुत प्रॉफिट है, तो जो वो स्कूल्स हैं वो तकरीबन समझने वो खिदमत कर रहे हैं। खिदमत कर रहे हैं। मतलब खिदमत से मुझे याद आएगा,
अच्छा, ये जून जुलाई की जो फीसेस होती हैं, मतलब स्कूल ऑफ होता है, उसकी जो फीसेस जाती हैं, इसका क्या सिनेरियो होता है? इसका देखें रूल ये है, इसका बकायदा नोटिफिकेशन निकला हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि जून की जो फीस है आपने अप्रैल में अगर आपका सेशन यानी स्टार्ट हो रहा है तो अप्रैल में आप वाउचर दे दें, लेकिन वो वैलिड होगा जून तक। अच्छा, मैं आपको इंटरप्ट करूंगी, दरअसल हमारे शो का जो टाइम है वो ख़त्म हो रहा है, तो आप इसी बात को अपने लास्ट मैसेज के साथ बताइए हमारे नाज़रीन को। यही लास्ट जी जी बिल्कुल, लास्ट मैसेज के साथ आप इसी बात को कंटिन्यू कर दीजिए। यानी यही कि देखें जो मैं फीस के बारे में बता रहा था जी, तो ये है कि जून की फीस जो ये आपका कैमरा है जी जी, जून की फीस जो है हम लोग हमें जो ये ऑर्डर है डायरेक्टरेट की तरफ से ये कि जो जून की फीस है वो हम अप्रैल में वाउचर देंगे और वो जून तक वैलिड होगा। और इसी तरह जो मई की फ़ीस है वो हम मई यानी जुलाई की जो फ़ीस है हम वो मई में वाउचर देंगे और वो जुलाई के 31 जुलाई तक वैलिड है, यानी उससे पहले हम उस पर कोई किसी किस्म के कोई सरचार्जेस नहीं लगाएंगे। अच्छा, और वैसे भी हमारे यहाँ लेट फीस नहीं लगाई जा रही है। अगर हमारे चैनल के थ्रू कोई आ जाता है बहुत अच्छा स्टूडेंट, जी जी जी, बहुत अच्छा स्टूडेंट हो और उसके बाद वसाइल ना हो फीस के, तो बिल्कुल हम तो उसको फ्री एजुकेशन देते हैं, हम लोग दे रहे हैं। मैं यही तो आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो असल जो आपसे एक बात हुई थी कि वो जो कुछ स्कूल थे वो भी किस वजह से वो हुए थे कि वो कुछ % नहीं दे रहे थे, बिल्कुल यही वजह थी कि वो, लेकिन बस एक देखिए अदालत जो है ना या जो वो कोर्ट है वो सिर्फ और सिर्फ वो उस चीज़ को देख रहा होता है कि कानून क्या है, वो ये नहीं देख रहे होते कि और आयत दाएं बाएं क्या है। अगर उनके हमारे कानून में चेंजेस हो जाए कि हमें जो है 5% देना है तो वो कहेंगे कि आप 5% को बस इम्प्लीमेंट करें, तो वो उनका मकसद सिर्फ फ्रीशिप को देखना था। उसमें अगर हम कहीं 50% दे रहे थे तो वो कुछ स्कूल्स का यही इशू था कि वो 50% दे रहे हैं या 25% दे रहे हैं, तो उनका कहने का मकसद ये था कि कोर्ट का कि आपको 100% देना है जो कानून है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ये बहुत बहुत शुक्रिया जानजेब। इसी के साथ साथ ही मैं आपकी तरफ आऊँगी कि लास्ट मैसेज आप क्या देंगे? लास्ट मैसेज, चूँकि सर जहाज़ेब आज कानून के हवाले से बात कर रहे थे और मैं सिर्फ तरबियत के हवाले से बात कर रहा था, तो मैं लास्ट मैसेज सबके लिए, इल्म सबके लिए, बिल्कुल इल्म सबके लिए, बाअदब बामुराद और बेअदब बेमुराद। वाह वाह, क्या बात कह दी आपने। इफ़ यू थिंक यू कैन सो यू कैन, इफ़ यू थिंक यू कांट सो यू कांट। मैं तो ये कहना चाहूँगा अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, अगर आपकी सोच ही ना हो ना करने वाली तो फिर आप नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ये बहुत ही खूबसूरत बात की थी। और बिल्कुल नाज़रीन, तालीम एक ऐसा जेवर है जो कि आपकी ज़िंदगी के अंदर हर कदम के ऊपर काम आएगा। और मगर तरबियत की हम क्योंकि बात कर रहे थे, और मैं आज उन बच्चों के लिए, उन वालिदैन के लिए यहाँ पे एक बात कहूँगी कि माशरा किस तरह बनता है। आप जब देखते हैं ना माशरे के अंदर तलखी, आजकल आप देख रहे हैं डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वो आप डिप्रेशन और एंजाइटी कैसे लेकर आ रहे हो? वो आप उस बच्चे के अंदर घर से ही डाल रहे हो। जब वो बच्चा बड़ा हो रहा है, वो माशरा फेस कर रहा है, वो बहुत सी ऐसी चीज़ें फेस कर रहा है, आप उसका घर से जब सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़त्म कर देंगे ना, तो वो बच्चा बड़ा तो हो जाएगा, कामयाब भी हो जाएगा, मगर वो अपनी पर्सनल ज़िंदगी और अपना सुकून ना वो नहीं तलाश कर पाएगा या वो नहीं उस हिसाब से जी पाएगा। तो सिर्फ़ और सिर्फ जाते जाते इतनी बात कहूँगी कि अपने घर का माहौल ऐसा रखें, बच्चों की तरबियत ऐसी करें। बच्चों की तरबियत सिर्फ मार पीट से नहीं होती है, बच्चों के साथ दोस्त बने कि उन्हें बाहर दोस्त तलाश ना करने पड़े। अपने घर का माहौल ऐसा रखें, अपने आप को इस तरीके से रखें कि बच्चे आपको रोल मॉडल के तौर पे तसव्वुर करें। क्योंकि इसी के साथ साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज़ हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। बात दिल से दिल तक जा